राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करें जैसे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और इस दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान की जनसंख्या 2011 की ताजी जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ आंकी गई है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राजस्थान राज्य में पूरे देश की जनसंख्या 121.02 करोड़ का 5.65% भाग निवास करता है। और इस वितरण से क्षेत्रफल और जनसंख्या में राजस्थान की महत्ता सहज रूप से स्पष्ट होती है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक एवं मानव संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। राजस्थान इन दोनों ही दृष्टि से समृद्ध प्रांत है। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज की भरपूर उपलब्धता के कारण भारत में राजस्थान खनिजों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। और खनिज संपदा के बल पर आज राजस्थान देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। उद्योगों के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी बड़ा योगदान है। और राजस्थान की मुख्य फसलें हैं ज्वार है, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, चना, गेहूं, तिलहन, दालें, कपास और तंबाकू है। राजस्थान तिलहन विशेष रूप से सरसों के उत्पादन में उभरा है। इसके अलावा लाल राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर सब्जियां, संतरा, माल्टा, नींबू, आंवला, अमरूद आदि फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन की भूमिका बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की साक्षरता दर 1991 में बिहार की साक्षरता दर जो कि 37.19% के बाद नीचे से दूसरे स्थान पर थी। वर्ष 2011 की जनगणना तो वर्ष यहाँ पर 2001 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता दर है वो 60 पॉइंट कितनी थी, 60.41% हो गई थी। और वर्ष 2001 में राजस्थान साक्षरता दर उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दादर और नगर हवेली से आगे बढ़ गया। साक्षरता दर 2011 में बढ़कर के 67.06% हो गई। राजस्थान ने हाल ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस श्रृंखला में अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलना महत्वपूर्ण है। जोधपुर में आईआईटी का खुलना बड़ी उपलब्धि है। और इन बड़े निर्णयों में राजस्थान के ज्ञान क्रांति में के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ राजस्थान का सामरिक महत्व भी है। अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना की बात करें हम, आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध होते हैं उनका विकास तेज गति से होता है। आधारभूत संरचना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है आधारभूत ढांचागत संरचना। इसमें परिवहन, विद्युत, संचार को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा सिंचाई भी आधारभूत ढांचागत संरचना का भाग है, क्योंकि कृषि विभाग सिंचाई पर निर्भर करता है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना है। इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान का विकास के मामले में अग्रणी राज्य नहीं होने के कारण आधारभूत संरचना का अभाव है। बिना आधारभूत संरचना के विकास का पहिया घूम नहीं सकता है। और राजस्थान सरकार आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं में और वार्षिक योजनाओं में वित्तीय संसाधनों का बड़ा भाग आधारभूत संरचना पर खर्च किया जा रहा है। और हम बात करें कि जैसे जैसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है वैसे वैसे राजस्थान आर्थिक विकास में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में आधारभूत संरचना विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा, सिंचाई, संचार और मानव संसाधन की स्थितियां यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि परिवहन की बात करें, परिवहन आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक विकास के लिए परिवहन आवश्यकता है। परिवहन के साधनों में सभी स्रोतों के विकास को गति मिलती है। परिवहन की प्राकृतिक आपदाओं के समय में अत्यधिक उपयोगिता होती है। युद्ध के समय परिवहन के साधनों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। और राजस्थान के योजनाबद्ध विकास में परिवहन विकास पर ध्यान दिया गया है। राजस्थान ने विगत कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में प्रगति की है। परिवहन में मुख्यतः सड़क, रेल और वायु यातायात को सम्मिलित किया गया है। जैसे हम बात करें सड़क परिवहन की, महानगर एवं बड़े शहर सामान्यतः रेल और वायु यातायात से जुड़े होते हैं, किंतु गांवों के परिवहन का साधन मुख्यतः सड़कें ही हैं। गाँव में सड़कों का महत्व मानव शरीर में सिराओं और धमनियों की भांति है। राजस्थान में जनसंख्या का बड़ा भाग गाँवों में जीवन बसर करता है। राज्य के गाँवों में जहाँ जहाँ सड़कें पहुंची हैं, समृद्धि स्वतः ही नजर आने लगी है।
सड़कों के विकास के बिना गांव अधूरे दिखते हैं। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक विकास नहीं पकड़ पाता। वर्तमान में राजस्थान के गांवों में सड़कों का जाल बिछा हुआ नजर आने लगा है। राजस्थान में सड़क परिवहन की प्रगति को यहाँ पर कुछ बिंदुओं से समझा जा सकता है, जैसे कि यातायात विकास पर योजना खर्च। राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में यातायात विकास पर खर्च में वृद्धि हुई है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यहाँ पर यातायात विकास पर खर्च बढ़ा है और वर्तमान में सड़क परिवहन राज्य सरकार का महत्वपूर्ण प्राथमिक वाला विकास शीर्ष है। और यहाँ पर हम देखें, जैसे सड़कों के विकास की हम बात करें यहाँ पर, तो सड़कों का विकास किस तरीके से हुआ है। योजनाबद्ध विकास में यातायात खर्च में वृद्धि से सड़क परिवहन का विकास हुआ है। राजस्थान में डामर की सड़कों की लंबाई है 1950-51 में 17,369 किलोमीटर थी, जो 2010-11 में बढ़कर के 1,89,034 किलोमीटर यानी कि हो गई है। और इन सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें यहाँ पर सम्मिलित हैं। राजस्थान में डामर की सड़कों की लंबाई 2010-11 में हम बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग 5724, राज्य राजमार्ग 11,866, मुख्य जिला सड़कें 7,829, अन्य जिला सड़कें 24,480, ग्रामीण सड़कें 1,39,135 और योग हम देखें टोटल हो गया 1,89,038। राजस्थान में डामर की सड़कों के अलावा ग्रेवल की सड़कें, पक्की सड़कें, साधारण मौसमी सड़कें भी हैं। 2008-9 में राजस्थान में सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई 1,86,806 किलोमीटर थी। इसमें डामर सड़क की लंबाई 1,40,437 किलोमीटर, पक्की सड़कें 1,399 किलोमीटर, ग्रेवल की सड़कें 41,104 किलोमीटर और साधारण सड़कें हैं 3,866 किलोमीटर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई राजस्थान के विशाल क्षेत्रफल को देखते हुए कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी देखता है। राजस्थान में कुल 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इनमें से 5 मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण है। व्यस्त राजमार्ग है ये। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर, अजमेर, उदयपुर होता हुआ मुंबई जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 11 है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 11। सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग आगरा से भरतपुर, दौसा, जयपुर और सीकर होता हुआ बीकानेर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए भोपाल तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड होते हुए कांधला तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पठानकोट से राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांधला तक जाता है। इनकी लंबाई राजस्थान में 875 किलोमीटर है। और इन राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 भी है और राजस्थान में इस मार्ग की लंबाई केवल 28 किलोमीटर ही है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर जिले से गुजरता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर किशनगढ़ 6 लेन है और इस मार्ग का निर्माण स्वर्ण चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 2005 में किया गया। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान में राज्य सड़क परिवहन निगम की बात करें। जैसे यह राजस्थान सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख प्रतिष्ठान है। यह वैधानिक निगम के रूप में इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और यह निगम स्थापना के समय से ही यात्री यातायात के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें यानी PMGSY, देश के सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई। इसके अंतर्गत 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 और इससे अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2003 तक, 500 से 1000 तक आबादी वाले सभी गांवों को 2007 तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। राजस्थान रोड विजन 2025, राजस्थान में सड़क तंत्र के कायापलट के लिए राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 21वीं सदी के पहले 25 साल में 21वीं सदी के यहाँ पर पहले 25 साल में राज्य में सड़कों के विकास के लिए यहाँ पर दीर्घावधि विजन तैयार किया गया है। इनमें सड़कों के विकास के साथ साथ सड़कों के रखरखाव, सड़कों की गुणवत्ता पर भी बल दिया गया है। रोड विजन 2025 में पहले 15 साल से सभी गांवों को सड़कों को जोड़ने के बाद अगले 10 साल में एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर, 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोड़ दिया गया है। इस विजन में धार्मिक महत्व के
स्थानों, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना जरूरी बताया गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है और राजस्थान में परिवहन व्यवस्था और कार्यविधि अनुकरण है। रेल परिवहन की बात करें, जैसे कि से पूर्व स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रेल मार्गों का विकास बहुत कम था। थोड़ा बहुत रेल मार्गों का विकास जयपुर रियासत, बीकानेर रियासत, जोधपुर रियासत और उदयपुर रियासत में हुआ था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर रियासत रेल मार्गों से जुड़े हुए नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रेल विकास का काम हाथ में लिया और वर्तमान में रेल परिवहन भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक रेल का उपक्रम है। प्रत्येक वर्ष संसद में रेल मंत्री के द्वारा रेल बजट पेश किया जाता है। राजस्थान में रेल विकास का दायित्व भारत सरकार पर है। भारत के कुल रेल मार्गों का लगभग 11% भाग ही राजस्थान में है। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2002 में 5,894 किलोमीटर थी, जो देश की रेल मार्गों की कुल लंबाई का यहाँ पर 63,140 किलोमीटर का 9.4% है। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉडगेज का भाग यहाँ पर 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.2 किलोमीटर है, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर है। राज्य में मार्च 2008 में रेल मार्गों को कुल लंबाई 5,683 किलोमीटर थी और इसमें ब्रॉड गेज का जो भाग था यहाँ पर ब्रॉड गेज का भाग 66 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर हम बात करें ब्रॉड गेज का भाग ब्रॉड गेज का भाग था वो यहाँ पर 68.37% और मीटर गेज का भाग है 30.10% और नैरो गेज का भाग है यहाँ पर 1.53% है। राज्य में 31 मार्च 2008 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 16.61 किलोमीटर थी। प्रमुख रेल मार्गों की अगर हम बात करें, राजस्थान के प्रमुख रेल मार्गों में जयपुर मुंबई रेल मार्ग, जोधपुर हावड़ा रेल मार्ग, दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग, उदयपुर दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर आगरा रेल मार्ग, जयपुर जम्मू तवी रेल मार्ग, जयपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर लोहारू रेल मार्ग, जयपुर चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग आदि महत्वपूर्ण है। वायु परिवहन की हम बात करें, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में वायु परिवहन का विकास नहीं के बराबर था। राज्य में केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था, जो दिल्ली और कराची से जुड़ा हुआ था। वर्ष 1947 में बीकानेर जोधपुर वायु सेवा से प्रारंभ की हुई और स्वतंत्रता के बाद 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देश में वायु परिवहन का संचालन नागर विमानन विभाग करता है और देश में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की प्रमुख वायु सेवाएं हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद वायु परिवहन में निजी सेवाओं की भूमिका भी बढ़ गई है। राजस्थान पिछले दशकों में वायु परिवहन में पिछड़ा हुआ था, किंतु वर्तमान में वायु परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति में सुधार हुआ है। राजस्थान के मुख्य वायु मार्ग हैं दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली जयपुर जोधपुर उदयपुर अहमदाबाद मुंबई, दिल्ली जयपुर उदयपुर औरंगाबाद मुंबई, जयपुर बनारस कोलकाता, जयपुर हैदराबाद, जयपुर मैंगलोर, जयपुर गुवाहाटी, जयपुर मुंबई सिंगापुर और जयपुर मस्कट। वर्तमान में राज्य में नियमित हवाई सेवा हेतु सांगानेर जयपुर, रातानाडा जोधपुर और डबोक उदयपुर हवाई अड्डा है, ये यहाँ पर प्रचलित हैं। इसमें जयपुर का सामान्य सांगानेर जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है। फिर हम बात करें ऊर्जा की, जैसे ऊर्जा महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग, परिवहन, सामाजिक विकास के क्षेत्र आदि विकास के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। क्षेत्र विशेष का विकास ऊर्जा बिना संभव नहीं है। ऊर्जा के लिए परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। परंपरागत स्रोतों में जल विद्युत, थर्मल विद्युत और अणु ऊर्जा सम्मिलित की जाती है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस, सोलर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। राजस्थान सरकार अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की महत्ता और उदारीकरण के कारण औद्योगिक विकास वृद्धि की संभावना की दृष्टि से रख करके ऊर्जा विकास के लिए प्रयत्नशील है। राजस्थान की गिनती ऊर्जा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों को लागू करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। राजस्थान में विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 लागू किया गया। घाटे से ग्रसित यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को 1999 में समाप्त किया गया है। राजस्थान में जून 2000 में 5 स्वतंत्र कंपनियां गठित की गई हैं और ये कंपनियों में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य में विद्युत उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन, यहाँ पर संचालन एवं रखरखाव का कार्य करती है। एक अन्य कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड राज्य में प्रसारण तंत्र का निर्माण, संचालन एवं संधारण करती है।
बिजली वितरण की 3 कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, ये तीनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से विद्युत वितरण का कार्य संचालित करती हैं। विद्युत विकास पर योजना परिव्यय। राजस्थान में ऊर्जा की कमी एवं आर्थिक विकास में विद्युत की महत्ता को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में यहाँ पर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऊर्जा पर भारी वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए हैं और पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता में ऊर्जा विकास को सर्वोच्च स्थान यहाँ पर दिया गया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ऊर्जा स्तर सार्वजनिक व्यय इस प्रकार है कि पहली योजना 1.24 करोड़ रुपए, दूसरी योजना 15.2 करोड़ रुपए, तीसरी योजना 39.4 करोड़ रुपए, चौथी योजना यहाँ पर 94 करोड़ रुपए और पांचवी योजना है यहाँ पर वो 249 करोड़ रुपए, छठी योजना 566 करोड़ रुपए, सातवीं योजना 922 करोड़ रुपए, आठवीं योजना यहाँ पर 3255 करोड़ रुपए, नौवीं योजना 5261 करोड़ रुपए, 10वीं योजना 10,461 करोड़ रुपए और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा विकास पर 25,604 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के कुल योजना व्यय का 2.3% भाग ऊर्जा विकास पर खर्च किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना व्यय का ऊर्जा विकास पर 36% पहुंच गया। स्थापित विद्युत क्षमता की बात करें। राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता 1950-51 में 13 मेगावाट थी, जो 2003-4 में बढ़कर के 5,167 मेगावाट हो गई और विद्युत स्थापित क्षमता बढ़कर के 2007 और 7 में यहाँ पर 6,089 मेगावाट हो गई 11/12 के दिसंबर में और 2011 में ये 9,831 मेगावाट अनुमानित की गई है। प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की बात करें। योजनाबद्ध विकास में राजस्थान में कई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है। राजस्थान में 2 प्रकार की विद्युत परियोजनाएं हैं। एक राज्य की स्वयं की स्वामित्व वाली परियोजना है, इसमें सुपल थर्मल तापीय विद्युत परियोजना कोटा, सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, माही जल विद्युत परियोजना एवं अन्य आंशिक स्वामित्व वाली परियोजना जिसमें राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। इसमें हमारी चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, सतपुंडा परियोजना प्रमुख है। राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत रावतबाटा में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है। अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में अंता विद्युत परियोजना गैस आधारित है। सिंगरौली और रिहन दहन ऊर्जा उत्पादन के प्रति सरकार अत्यधिक प्रयत्नशील है। फिर विद्युतीकृत कस्बे और गांवों की बात करें। विद्युतीकृत कस्बे और गांव विद्युतीकृत कस्बे और गांवों की बात करें, जैसे कि योजनाबद्ध विकास में विद्युतीकृत कस्बे और गांवों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में राज्य में विद्युतीकृत बस्तियों की संख्या केवल 42 थी। राजस्थान में 2002 और 3 तक 97.40% गाँव विद्युतीकरण हो चुके हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2009 तक यहाँ पर 37,288 गाँवों को विद्युतीकृत एवं 8.96 लाख कुओं को यहाँ पर ऊर्जीकृत किया गया है। फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की बात करें हम। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करने के लिए यहाँ पर 21 जनवरी 1985 को राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना की गई। रेडा का उद्देश्य सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, गोबर गैस से विद्युत उत्पादन करना है। रेडा का अगस्त 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में विलय हो गया। सौर ऊर्जा से गैस और ईंधन की बचत होती है। इसका उपयोग सोलर कूलर चलाना, सोलर पंप चलाना, वाटर हीटर, स्ट्रीट ट्यूबलाइट, टीवी सेट्स आदि में किया जाता है। जोधपुर जिले के उच्चीकृत प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बालेसर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में 27 अगस्त 1999 को जोधपुर जिले के मथानिया गांव में स्थापित होने वाले 140 मेगावाट के एकीकृत सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। मथानिया परियोजना में 35 मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर तापीय तकनीक और शेष 105 मेगावाट बिजली पारंपरिक नेफ्ता और गैस मिश्रित चक्रीय तकनीक से बनेगी और यह परियोजना विश्व में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसमें सौर तापीय तकनीक परंपरागत मिश्रित चक्रीय तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा। पवन ऊर्जा और बायोगैस भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे और चरागाह विकास के लिए पवन ऊर्जा उपयोगी है।
भारत में 1980-81 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बायोगैस योजना के माध्यम से राजस्थान में बायोगैस का यहाँ पर विस्तार हो रहा है। राजस्थान के इन सब प्रयत्नों के बावजूद जो विद्युत की मांग और आपूर्ति में यहाँ पर अंतर बना हुआ है। राजस्थान में योजनाबद्ध विकास में विद्युत का उत्पादन बढ़ा है, किंतु बढ़ते औद्योगिक विकास और लोगों के सुधरते जीवन स्तर का कारण विद्युत की मांग अधिक बढ़ गई है। आर्थिक उदारीकरण लागू करने के बाद भविष्य में आर्थिक विकास अधिक गति पकड़ेगा। उत्तरोत्तर बढ़ते विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग बढ़ना निश्चित है। राजस्थान सरकार को ऊर्जा विकास के और अधिक प्रयत्न करने होंगे। राजस्थान में ऊर्जा विकास की विपुल संभावना है। जैसे सिंचाई की बात करें हम, राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के अधिकांश लोग जीवन स्तर के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि विकास सिंचाई पर निर्भर करता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि मानसून का जुआ जैसी बात कई बार चरितार्थ होती है। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र की आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ सिंचाई द्वारा संभव है। इसलिए राजस्थान में सिंचाई साधनों के विकास की महती आवश्यकता है। सिंचाई के स्रोतों की बात करें, राजस्थान की सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप हैं। सबसे अधिक सिंचाई नहरें और कुओं से होती है। कुएं और नलकूप सिंचाई के सर्वोत्तम साधन हैं। इनके द्वारा फसल आवश्यकता अनुसार पानी दिया जा सकता है। कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई के लिए पानी का मीठा होना, जल स्तर का गहरा नहीं होना और उपजाऊ भूमि का होना आवश्यक है। नहरों के द्वारा सतही जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। राज्य में सतत प्रवाही नदियों के अभाव में नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र कम है। राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी एवं पथरीले भागों में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान के स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें हम, जैसे नहरों के द्वारा 1998-99 में 1557 हजार हेक्टेयर सिंचित होता था। 7-8 में ये 1600 हो गया। तालाब से के द्वारा 93 हजार हेक्टेयर होता था, जबकि 7-8 में 102 हो गया। कुएं नलकूपों के द्वारा 3801 होता था, जो कि 4572 हो गया। अन्य के द्वारा 48 हजार हेक्टेयर होता था सिंचित क्षेत्र, जो कि बाद में 7-8 में 82 हजार हेक्टेयर हो गया। तो यहाँ पर हम देखें, राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और सिंचाई की वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल, मछली पालन, वृक्षारोपण, अकाल और सूखे के समय जल की सुविधा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास आदि निर्धारित किए गए हैं। वृहद सिंचाई परियोजना से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई होती है और मध्यम सिंचाई परियोजना से 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि यहाँ पर सिंचाई की जाती है। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय और वृहद और मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का संक्षेप में यहाँ पर विस्तार दिया गया है। जैसे कि वाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सम्मिलित है। वाखड़ा नांगल में राजस्थान का हिस्सा 15.2% है। वाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है। वाखड़ा नांगल से राजस्थान के गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा और बीकानेर और रतनगढ़ में बिजली की आपूर्ति होती है। चंबल परियोजना है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ छावनी के पास से निकल करके उत्तर में बहती है और यहाँ पर जैसे हम बात करें, राजस्थान में यह नदी चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और चंबल राजस्थान की सतत प्रवाही नदी है। चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने संयुक्त रूप से चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया है। यह देश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में से एक है। चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 50% है। चंबल परियोजना से पहले चरण में चौरासीगढ़ और मानपुरी मध्य प्रदेश के पास गांधी सागर बांध, कोटा में दुर्ग के पास कोटा सिंचाई बांध बनाया गया है। दूसरे चरण में चोलिया झरने के पास राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसे कोटा बांध भी कहते हैं। चंबल परियोजना से राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई होती है। फिर माही बजाज सागर परियोजना की बात करें, माही नदी विंध्याचल पर्वत की उत्तरी पहाड़ियों से निकल करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के समीप माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है और इस परियोजना के अंतर्गत बांध, विद्युत गृह, नहरों के निर्माण से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास में गुणवत्ता यानी कि गुणात्मक परिवर्तन आया है। जाखम सिंचाई परियोजना की बात करें, जाखम माही की सहायक नदी है और प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। इस सिंचाई परियोजना से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई है। बीसलपुर सिंचाई परियोजना की बात करें, टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक आदि की पेयजल और सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बीसलपुर परियोजना महत्वपूर्ण है।
और फिर हम देखें सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना की बात करें, दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय बहुल बागड़ क्षेत्र की समृद्धि के लिए सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना भाग्य रेखा है। सोम नदी पर कमला अम्बा गांव के समीप बांध का निर्माण किया गया है। इससे डूंगरपुर और उदयपुर के अनेक गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मेजा बांध परियोजना की बात करें हम, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव के निकट कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। मेजा बांध भीलवाड़ा का प्रमुख पेयजल स्रोत है। इससे भीलवाड़ा के आसपास के गांवों में सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जाती है। मेजा बांध क्षेत्र में गर्मियों में जल सूख जाने के कारण खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज की खेती होती है। सिद्धमुख परियोजना की बात करें, इस परियोजना से हनुमानगढ़ जिले की नौहर और भादरा तहसीलें और चूरू जिले की तारानगर और सादुलपुर तहसीलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस परियोजना में राजस्थान रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी का उपयोग करेगा, जो उनके हिस्से में दिसंबर 1981 में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अंतर्गत मिला है। नर्मदा परियोजना की बात करें, सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की वृहद परियोजना है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा है और इस परियोजना से राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों के गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। व्यास परियोजना की बात करें, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और परियोजना का मुख्य उद्देश्य रावी, व्यास, सतलज नदियों के जल का उपयोग करना है। राजस्थान में इस परियोजना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के स्थायी रूप से पानी की आपूर्ति की जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें, थार मरुस्थल की बेकार पड़ी उर्वरा शक्ति को सक्रिय करने के लिए बीकानेर रियासत के मुख्य अभियंता कंवर सेन ने यहाँ पर क्या किया था। मुख्य अभियंता थे कंवर सेन। तो कंवर सेन ने यहाँ पर हिमाचल के पानी को थार मरुस्थल तक लाने की अनूठी यहाँ पर योजना बनाई है। और इस योजना का प्रारूप वर्ष 1948 में भारत सरकार के विचारार्थ रखा गया। यही योजना इंदिरा गांधी नहर के लिए आधार बनी। यह परियोजना 2 दिसंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना के नाम से विख्यात थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद परियोजना का नाम बदलकर उनकी स्मृति में इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। इसकी गिनती विश्व की सबसे लंबी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं में होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम स्थल पर स्थित हरीके बैराज से है और यह परियोजना हरीके बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 किलोमीटर रखी गई है। इसे राजस्थान की मरुगंगा और थार मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं मरुस्थल में सिंचाई, मानव और पशुओं के पीने का पानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, विद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, मंडी विकास, पशु चारा विकास, राष्ट्रीय शुष्क उद्यान आदि रखे गए हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर आदि शामिल हैं। जवाई बांध की बात करें हम, पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी पर एरनपुर के निकट जवाई बांध बनाया गया है। इस बांध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहर को पेयजल आपूर्ति और पाली और जालौर जिले में सिंचाई होती है। पाचना बांध की बात करें, करौली जिले के गुडला गांव के समीप 5 नदियों जैसे कौन कौन सी नदी हैं, वरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा के संगम पर एक बांध बनाया गया है। पाचना परियोजना से करौली जिले की टोडाभीम, नांदोती, हिंडौन और सवाई माधोपुर में गंगापुर तहसील में सिंचाई सुविधा मुहैया कराई जाती है। और मोरेल बांध की बात करें, यह बांध दौसा जिले के लालसोट कस्बे से 16 किलोमीटर दूर मोरेल नदी पर मिट्टी का बनाया गया है। संचार की बात करें हम, दूरसंचार की, संचार आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। वर्तमान में आर्थिक विकास में संचार की भूमिका बढ़ गई है। देश में डाक और दूरसंचार सेवाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए तीव्र विकास ने संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। संचार सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में भी डाक सेवा का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में औसतन 33 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक डाकघर स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रति डाकघर में औसतन 5004 व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान हो रही हैं। राजस्थान में डाक और सेव संचार सेवा डाक एवं दूरसंचार सेवाओं में डाकघर, पता, तार कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज, लोकल पीसीओ, एसटीडी पीसीओ, ग्रामीण पीटी, इंटरनेट सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। संचार के अन्य स्थानों जैसे कि संचार के जो भी अन्य साधन है, जैसे टेलीविजन है, टेलीग्राफ है, टेलीग्राम है, टेलेक्स है, कंप्यूटर, लैपटॉप, फैक्स आदि भी यहाँ पर माने जाते हैं। मानव संसाधन की बात करें, आर्थिक विकास में सामाजिक आधारभूत संरचना की भूमिका बढ़ गई है। इसमें मानव संसाधन संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, आवास, समाज कल्याण, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, महिला और बाल विकास और कल्याणकारी गतिविधियां भी सामाजिक आधारभूत संरचना का अंग है।
राजस्थान में मानव संसाधन विकास की स्थिति सुधारवादी चरण में है। राजस्थान में साक्षरता दर 1991 में 38.6% थी, जो बढ़कर के 2001 में 60.4% हो गई। और इस प्रकार 1991-2001 के दशक में राजस्थान की साक्षरता दर में 21.8% की वृद्धि हुई और वर्ष 2001 में साक्षरता में राजस्थान का स्थान भारत के राज्यों और भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों में द्वितीय स्तर पर ऊपर उठकर सातवां हो गया। राज्य की साक्षरता दर 2011 में बढ़कर के 67.06% हो गई है। राजस्थान के मानव संसाधन विकास में प्रारंभिक शिक्षा, साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजस्थान में 2005 में 56,576 प्राथमिक स्कूल और 28,955 उच्च प्राथमिक स्कूल और 11,199 उच्च माध्यमिक विद्यालय थे और राज्य में 2006 में 1,090 उच्च शैक्षणिक संस्थान और 21 राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। औद्योगिक विकास की हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि राजस्थान के अनेक औद्योगिक घरानों की जन्मभूमि है। यहाँ धरा से स्टील किंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, बिड़ला, डोलमिया, सिंघानिया, बाडला, पोदार आदि उद्योगपतियों का जन्म हुआ है। उन्होंने देश भर और विदेश में औद्योगिक और व्यापारिक जगत में ख्याति प्राप्त की है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अवस्था, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रांत था। राज्य में बिजली, पानी और यातायात के साधनों के अभाव के कारण बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग का विकास नहीं हो सका। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कुल निवेश का लगभग 2% भाग ही पाया जाता था। आज राजस्थान योजनाबद्ध विकास के 62 वर्ष पूरे हो चुका है और सरकार ने पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास से लिए आधारभूत ढांचागत संरचना और आधारभूत सामाजिक संरचना के विकास पर काफी बल दिया है। राज्य में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भी हैं और विगत में केंद्र सरकार ने यहाँ के कई जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया है। केंद्रीय सब्सिडी की व्यवस्था के अनुसार पिछड़े जिलों को सब्सिडी का लाभ मिला है। राज्य सरकार यहाँ से पलायन कर गए उद्योगपति और देश विदेश के अन्य उद्यमियों को राज्य के विनियोग बढ़ाने हेतु आकर्षित करने के लिए प्रयत्नशील है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य की स्वर्ण जयंती की जो योजना थी उसमें बदलाव किया गया है। और यहाँ पर 23 से 28 सितंबर 2000 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राजधानी सम्मेलन 2000 का आयोजन किया गया। अब राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति संतोषजनक होने के कारण बड़े उद्यमियों को मनोवृत्ति बदल रही है। उद्यमियों के कदम राज्य में निवेश के लिए बढ़ने लगे हैं। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु प्राकृतिक और मानवीय संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हैं। यहाँ विभिन्न उद्योगों के विकास की खूब संभावना है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास किया जा गया है। यह देश के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न राज्यों की श्रेणी में आ गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों के भाग की बात करें तो राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योगों का भाग 2001 में 27.8% था, 2005-6 में ये 29.7% हो गया और 2011 के बारे में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2004-5 के कीमतों के अनुसार 29.89% हो गया। उद्योग वृद्धि दर की बात करें, राजस्थान में खनन और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 2005-6 में 12.079% रही है। वित्त वर्ष 2008-9 में खनन और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि 3.21% रही है। वैश्विक मंदी 2008 का असर राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। वैश्विक मंदी का राजस्थान पर प्रभाव, वैश्विक मंदी 2008 से विश्व अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे अनेक विकसित देशों की विकास दर घटी है। भारत की अर्थव्यवस्था पर हालांकि वैश्विक मंदी का असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है, परंतु भारत की विकास दर 2008-9 में 6.7% रह गई, जबकि 7 और 8 में 9.73% थी। भारत की औद्योगिक विकास दर 2008-9 में 2.5% तक गिर गई। स्थिर कीमतों पर राजस्थान सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि 2005-6 में 6.70% थी, जो घट करके 2048% रह गई है और वित्त वर्ष 2008 यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी 2008 का अधिक प्रभाव पड़ा है। पंजीकृत फैक्ट्रियों की बात करें, राजस्थान में पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या 1987 में 9,665 थी, 2007 में ये 1,01,000 हो गई है। लघु उद्योगों का विकास की बात करें, अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार ने लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया है और लघु उद्योगों में काफी व्यक्तियों को रोजगार मिला है। राज्य में लघु उद्योगों का पंजीकृत इकाइयां 1975-76 में 20,102 थी, 2008-9 में बढ़कर 3.20 लाख हो गई। लघु उद्योगों में 1975-76 में 1.37 लाख लोग व्यक्ति को रोजगार मिला, जबकि लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 8-9 में 13 लाख हो गई। लघु उद्योग में विनियोजित पूंजी 1975-76 में 72.37 करोड़ थी, 2008-9 में
8,888.21 करोड़ रुपए हो गई। खादी और ग्रामोद्योग की बात करें, खादी और ग्रामोद्योग की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में खादी और ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं के उत्पादन में सहायता प्रदान करना है, कारीगरों को प्रशिक्षण दिलाना है, सहकारिता की भावना जागृत करना है, कच्चा माल और आवश्यक औजारों की पूर्ति के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना संचालित की जा रही है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक खादी वस्त्रों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-9 में खादी का 18.14 करोड़ रुपए का उत्पादन, ग्रामोद्योग में 301.79 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ। औद्योगिक उत्पादन की बात करें, वर्तमान में राजस्थान में सूती और सिंथेटिक रेशे की इकाइयां, ऊनी, चीनी, सीमेंट और टेलीविजन, टायर 2 फैक्ट्री, वनस्पति तेल की मिलें, इंजीनियरों की औद्योगिक इकाइयां, खनिज आधारित बड़ी एवं मध्यम इकाइयां हैं। और राजस्थान में मुख्य रूप से रत्न, आभूषण, टेक्सटाइल, अभियांत्रिकी वस्तुएं, रेडीमेड वस्त्र, रत्नकारी वस्तुएं, रासायन कृषि उत्पादन, खनिज आधारित वस्तुएं और यहाँ पर इनका निर्यात किया। राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन में 36 उत्पाद हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उत्पादन इस प्रकार हैं, जैसे वर्ष 2008 में वनस्पति घी का उत्पादन 57,480 टन, खाद्य तेल का 1,20,866, सूती कपड़ा 203.40 लाख मीटर, सिंथेटिक धागा 536.60 लाख केजी, यूरिया 3,71,883 और सल्फ्यूरिक एसिड 5,94,045, सीमेंट 101.20 लाख टन और वाटर मीटर 89,592 आदि है। प्रमुख वृत्त उद्योग की बात करें, राजस्थान में प्रमुख वृत्त उद्योग सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, नमक उद्योग और कांच उद्योग है। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अगुवा राज्य माना जाता है। प्रांत में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई है। इसके बाद सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड स्थापित किया गया है, किंतु इस उद्योग में 1986 से उत्पादन बंद है। और इसके अलावा राज्य के प्रमुख सीमेंट संयंत्रों में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोड़ा कोटा, जेके वाइट सीमेंट गोटन और श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर प्रमुख हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीनतम उद्योग है और यह उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर शहर में 1889 में कृष्णा मिल्स लिमिटेड निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। उसके बाद गावर शहर में ही 1906 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, 1925 में महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड स्थापित की गई। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग में निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में सूती वस्त्र की मिलें हैं। राजस्थान में चीनी की 3 मिलें हैं और राज्य में सर्वप्रथम 1932 में मेवाड़ चीनी मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ की स्थापना हुई और यह चीनी मिल निजी क्षेत्र में है। और इसके बाद 1938 में गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई। इसमें उत्पादन 1946 से यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। और अब हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि जुलाई 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रही है और राज्य में 1965 में श्री केसराय पाटन सरकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो विगत कुछ वर्षों से बंद है। राजस्थान में चीनी की 3 मिलें निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में होने के कारण तीनों प्रकार के संगठन उत्पादन की तुलना करने का अवसर यहाँ पर प्रदान करते हैं। फिर नमक उद्योग की बात करें, नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। नमक उत्पादन से संबंधित सभी अनुकूल दशाएं प्रांत में उपलब्ध हैं। यहाँ खारे पानी की झीलें बहुतायत में है। वर्तमान में राज्य में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नमक का उत्पादन किया जा रहा है। सांभर में नमक का उत्पादन भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर सॉल्ट लिमिटेड की देखरेख में होता है। सांभर झील नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में नमक पर आधारित राज्य सरकार के उपक्रम डीडवाना में 3, एक पंचबंदरा में है। इसके अलावा राज्य में 3 निजी क्षेत्रों में लघु पैमाने पर नमक उद्योग, जिसमें पोखरण, फलौदी और कुचामन और जापजी नगर नागौर में प्रमुख है। कांच उद्योग की बात करें, कांच बनाने में बालू मिट्टी, सिलिका मिट्टी, सोडा सल्फेट, सीरा, चूने का पत्थर आदि प्रयोग किया जाता है। ये सभी राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और कांच बनाने वाले कुशल मजदूर भी राज्य में हैं। राजस्थान में कांच बनाने में धौलपुर के 2 कारखाने विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक धौलपुर ग्लास वर्क्स निजी क्षेत्र का कार्यरत है। दूसरा कारखाना हाईजैक प्रेसिजन ग्लास वर्क्स धौलपुर में है, जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत है। मंदिरा विभाग के लिए बोतलों का उत्पादन करता है और उदयपुर में कांच का कारखाना है। वनस्पति घी उद्योग की बात करें, मूंगफली और बिनोले का तेल वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में यहाँ पर वनस्पति घी का कारखाना खोला गया। इसके बाद जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर आदि शहरों में स्थापित किए गए।
और राज्य में वनस्पति घी की मांग भी हो रही है। वृद्धि के साथ वनस्पति घी का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र हम बात करें यहाँ पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान में औद्योगिक विकास, रोजगार वृद्धि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यहाँ पर स्थापित करना प्रस्तावित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक सेवाएं, व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकन क्षेत्र है जिसे डीम्ड फॉरेन टेरिटरी का दर्जा देते हुए सीमा उत्पादन शुल्क एवं अल्प शुल्कों से मुक्त रखा गया है। राजस्थान में सीतापुरा, जो कि जयपुर में है, जेम्स एवं ज्वेलरी हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और गवारगम की इकाइयों के लिए यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की प्रगति है। जयपुर में रिको और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। राजस्थान के औद्योगिक विकास ने अब गति पकड़ ली है और राज्य में आधारभूत संरचना के सुधर जाने से अब आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां जैसे कि इंफोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टेक महिंद्रा और नगारो आदि राज्य में निवेश की रुचि दिखा रही हैं। कृषि विकास की हम बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का 75.07% और यह ग्रामीण जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि एवं सब निर्भर है। राजस्थान का भूमि उपयोग उद्देश्य के लिए रिपोर्टिंग क्षेत्रफल 2008 में 34,270 हेक्टेयर था। इसमें सकल कृषिगत क्षेत्र 22,208 हेक्टेयर था, जो कि यहाँ पर बात करें कि रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 64.80% राज्य में 2007-8 में विभिन्न स्रोतों से सकल सिंचित क्षेत्र 8,88,000 हेक्टेयर था, जो सकल कृषिगत क्षेत्र का 36.42% था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौलिक मूल्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि उद्योग और सेवाओं के उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। वित्त वर्ष 2008-9 में यहाँ पर स्थिर कीमतों का सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 21.42%, उद्योगों का योगदान 31.40% और सेवाओं का योगदान 47.19% था। वित्त वर्ष 2011-12 में अग्रिम अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22.09%, उद्योगों का योगदान 29.85% और सेवाओं का योगदान 48.06% था। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को देखें तो पाते हैं कि स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 22% स्थिर सा हो गया है। कृषि वृद्धि दर की हम बात करते हैं। कृषि संबंध सेवाओं की वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। इसके पीछे कारण कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का मानसून पर निर्भर होना है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र वृद्धि दर 2005-6 में ऋणात्मक यानी 0.88% थी। कृषि और संबंधित क्षेत्र वृद्धि दर 2008-9 में बढ़कर के 6 से 12% हो गई। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2009-10 में कृषि उत्पादन में 2009-10 में पिछले वर्ष की तुलना में 35.84% कम रहने की संभावना है। राजस्थान की प्रमुख फसलों की हम बात करें, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। राज्य में रबी की फसलों में गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, गन्ना, तारा मीट, जीरा, धनिया, आलू, मटर, अफीम। खरीफ की फसलों में यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, और सोयाबीन और चावल, मूंग, मोठ, अरहर, सूरजमुखी आदि प्रमुख हैं। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, योजनाबद्ध विकास में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसका कारण कृषि का मानसून पर निर्भर होना है। खाद्यान्न उत्पादन 1960-61 में 45.41 लाख टन, जो कि बढ़कर के 90-91 में 109.35 लाख टन में बदल गया है। खाद्यान्न का उत्पादन 2011-12 में और बढ़कर के 209.45 लाख टन में बदल गया है। खाद्यान्न उत्पादन में अनाज, दालों और उत्पादन को सम्मिलित किया गया है। अनाज में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं की जो प्रमुख फसलें हैं। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसल है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। देश के कुल बाजरे उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में होता है। देश के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में होता है, 1/8 भाग। और देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जौ का उत्पादन राजस्थान में ही होता है।
राजस्थान में 2008-9 में अनाज उत्पादन 140.55 लाख टन, दलहन उत्पादन 18.98 लाख टन। इन दोनों को मिलाकर के खाद्यान्न उत्पादन 189.53 लाख टन था। तिलहन की बात करें, देश में खाद्य तेलों का अभाव है। खाद्य तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होते हैं। राजस्थान में तिलहन उत्पादन वृद्धि हुई है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान तिलहन क्रांति की ओर अग्रसर हुआ है। राजस्थान में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, राई, सरसों, अलसी, तारामीर का उत्पादन होता है। राजस्थान में तिलहन का उत्पादन 1960-61 में 1.72 लाख टन था, जो 90-91 बढ़कर के 23.56 लाख टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 2007-8 में 42.29 लाख टन की तुलना में 2008-9 में 55.36 लाख टन हो गया, और जो गत वर्षों की तुलना में 30.91% वृद्धि करता है। और तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसल में यहाँ पर बात करें, तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसल में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, और रबी फसल में यहाँ पर आ जाता है सरसों, तारामीर, अलसी आदि शामिल हैं। गन्ना यहाँ पर चीनी उत्पादन का कच्चा माल है। राजस्थान के गन्ने का उत्पादन बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में होता है। राज्य में गन्ने का उत्पादन अधिक नहीं होता है। गन्ने का उत्पादन 2007-8 में 5.94 लाख टन की तुलना में 2008-9 में 3.02 लाख टन होने की संभावना है, जो कि 49.16% की कमी दर्शाता है। कपास की बात करें, कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में कपास मुख्यतः गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोई जाती है। कपास का उत्पादन 7-8 में 8.62 लाख गांठे था, जबकि 8-9 में ये 7.26 लाख गांठे की होने की संभावना है, जो कि 15.78% की कमी को दर्शाता है। फल, सब्जियां और मसालों की बात करें, राज्य के प्रमुख फल पपीता, अमरूद, संतरे हैं, और सब्जियों में आलू और प्याज का यहाँ पर उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ जायकेदार मसाले का भी उत्पादन होता है। मसालों में सूखी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, हल्दी, अदरक, सौंठ, लहसुन का उत्पादन होता है। हरित राजस्थान की बात करते हैं। विश्व में आर्थिक विकास की दौड़ के कारण परिस्थिति संतुलन बिगड़ चुका है। आज प्राकृतिक आपदाएं, खाद्यान्न संकट, ऊर्जा संकट आदि घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सब संकटों का संबंध सामान्यतः जलवायु परिवर्तन से है। प्राकृतिक संसाधनों के अनाधुंध दोहन के कारण प्रकृतिजन्य संकट उत्पन्न हो गए हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्री जलस्तर बढ़ने से भूभाग तेजी से घट रहा है। पवित्र गंगा नदी भी प्रदूषण से ग्रस्त हो रही है। आकाश की ओजोन परत में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता घट चुकी है। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण विकसित देश और अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश जिम्मेदार हैं। और इन देशों की हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि इन देशों के विकास से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन लोगों को सहन करने की क्षमता से बहुत अधिक बढ़ चुका है। प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम संहार के चलते जलवायु परिवर्तन ज्वलंत समस्या एवं बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन पर चिंतन करने और इससे निपटने के लिए विश्व के देश 7 से 8 दिसंबर 2009 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इकट्ठा हुए, और भारत ने 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में 15 से 20% कटौती की स्वेच्छा से घोषणा की है। बाद में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में कम है। भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान विकासशील राज्य है। हालांकि राजस्थान औद्योगिक विकास की दृष्टि से कम विकसित है, परंतु इस राज्य की जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ा है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। यहाँ का तापमान अधिक है। मानसून में अनिश्चितता बढ़ चुकी है। अकाल और सूखे की समस्या है। भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। राजस्थान में वन क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में 2005-06 में कुल वन क्षेत्र 32,627 वर्ग किलोमीटर था, जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.57% है। यह वन प्रतिशत क्षेत्र राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% होने से बहुत कम है। किंतु वर्ष 2001 और 2001 में राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.7 था। इस प्रकार 5 वर्षों में 1.94% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो कि सकारात्मक है। वन पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वनों का महत्व अतीत से है। एक वृक्ष लगाने के महत्व को गुणवान पुत्रों के बराबर माना जाता है। भारतीय संस्कृति में लोग वृक्षों को पूजते आ रहे हैं। वृक्षों से प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। जीवन में वृक्षों का अधिक महत्व है। इसके बावजूद भी लोग वृक्षों को काटने से नहीं चूकते। ऐसे लोग निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भविष्य को भूलकर स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हरित राजस्थान का शुभारंभ की बात करें, दुनिया जलवायु में परिवर्तन से चिंतित है। राजस्थान में जल स्तर के गिरने से यहाँ पर समस्याएं पैदा हो रही हैं। पानी की समस्या गंभीर हो चुकी है। पर्यावरण की चुनौती और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए हरित राजस्थान अभियान शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ 18 जून 2009 को शिक्षा संकुल प्रांगण जयपुर में वृक्षारोपण करके किया गया है। हरित राजस्थान केवल एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 वर्ष से आगे भी निरंतर क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। स्पष्ट है कि यह किसी भी समय विशेष के लिए नहीं, अपितु सतत चलने वाली गतिविधि है।
हरित राजस्थान राज्य सरकार का एक ऐसा ही महाअभियान है जिससे आने वाले वर्षों में राज्य में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री की पहल पर हरित राजस्थान को मनरेगा से जोड़ा गया है। इससे गांवों के नागरिकों को वृक्षारोपण में भागीदारी निर्धारित की गई है और गांव के गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। जन चेतना की बात करें, डूंगरपुर के खेमाऊ गांव में 12 अगस्त 2009 को एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक 6 लाख पौधे लगाने का विश्व का अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया गया है। एक साथ इतनी संख्या में पौधे लगाने से जन चेतना जागृति को बल मिलेगा। वन विकास के कदम की बात करें, राज्य में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण युवाओं ने पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन्य संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं को वन मित्र के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की है। वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने और नए वन रक्षकों की भर्ती की पहल यहाँ पर की गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करें, राजस्थान में वनों की सुरक्षा के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत बाघ संरक्षण बल की गठन की दिशा में प्रयास किए गए हैं। रणथंभौर और सरिस्का में बाघों की वंश वृद्धि में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बाघों का डीएनए टेस्ट कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इससे शिकार के मामले की जांच आसान हो जाएगी और साथ ही वन्य जीवों में पारस्परिक रिश्तों और पारस्परिक रिश्तों के प्रभाव का आकलन भी आसानी से हो सकेगा। रणथंभौर के बाघों ने सरिस्का अभयारण्य को फिर से आबाद किया है। रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर की गिनती देश के श्रेष्ठ बाघ परियोजना क्षेत्रों में की जाती है। वन संपदा संरक्षण की हम बात करें, राज्य के सघन वन क्षेत्रों में औषधीय पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। राज्य सरकार औषधीय पौधे संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। औषधीय पौधे विशेष रूप से गूगल, सालर, सफेद मूसली और बीजासल आदि के संरक्षण के लिए वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्राकृतिक वनों में जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न कार्यों के साथ ही साथ वन क्षेत्रों में मृदा और जलवायु यानी जल संरक्षण के उपाय किए गए हैं। हरित राजस्थान की प्रगति की बात करें, राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में वर्ष 2009 में अगस्त माह के अंत में 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में हरित राजस्थान अभियान के अंतर्गत सितंबर-अक्टूबर 2009 तक लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में 2.50 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और सड़कों के किनारे भी 394 किलोमीटर रोड सहारे 44,772 पौधे लगाए गए हैं। हरित राजस्थान अभियान में राज्य सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, ट्रस्टों और शिक्षण संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में हरित राजस्थान की प्रभावी शुरुआत हुई है। हरित राजस्थान की सफलता राज्य सरकार एवं अन्य संस्थानों के साथ मानसून पर भी निर्भर करती है। हरित राजस्थान वृक्षारोपण का महाअभियान है और इस कारण कम बरसात का असर पौधे के संरक्षण पर पड़ सकता है, मगर यह निश्चित है कि हरित राजस्थान से राज्य का वन क्षेत्र बढ़ेगा। प्रेरणा स्रोत की बात करें, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की चपेट में है और राजस्थान में प्रकृति की मार सदैव सही है। इसका पश्चिमी भाग रेत के दौरों से पटा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरुस्थल का कायाकल्प किया है। अब पूरा देश प्रदेश के हरित राजस्थान को आश्चर्य से देख रहा है। जब मरुस्थलीय प्रदेश में हरित राजस्थान की बात हो रही है, जब मरुस्थलीय प्रदेश में हरित राजस्थान की प्रभावी शुरुआत संभव है, ऐसी स्थिति में भारत में वन क्षेत्र को बढ़ा करके जलवायु परिवर्तन को भीषण होने से रोका जा सकता है। हरित राजस्थान अन्य राज्यों की प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। हरित भारत की नींव की बात करें, भारत में मध्य 60 के दशक में कृषि विकास के लिए हरित क्रांति लागू की गई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ भी कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई है। हरित क्रांति के कारण आज भारत 1 अरब से अधिक लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति में आ चुका है। आज जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक खाद्यान्न संकट के समाधान में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की विकट समस्या है। राजस्थान का हरित राजस्थान संपूर्ण देश में हरित भारत की नींव का काम करेगा। हरित क्रांति से राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा है, परंतु भारत के खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान की भूमिका अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पाई है। इसका कारण है मानसून की अनिश्चितता के कारण खाद्यान्न में उच्चावचन की प्रवृत्ति। अब हरित राजस्थान की गति पकड़ने से राजस्थान का वैश्विक संतुलन सुधरेगा। वनों के बढ़ने से मानसून की अनिश्चितता घटेगी। हरित राजस्थान से हरित क्रांति भी फलीभूत होगा। हरित राजस्थान की सफलता राज्य सरकार के प्रयत्नों से ज्यादा जन सहयोग पर निर्भर करेगी। हरित राजस्थान एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो केवल राजस्थान सरकार का अभियान नहीं माना जाना चाहिए। प्रकृति को बचाने का यह कार्यक्रम जन धन का है। राजस्थान सरकार अधिक से अधिक पौधे लगाएं, उसकी देखभाल आम लोगों करें, साथ ही स्वयं भी पौधे लगाएं जो हरित राजस्थान की सफलता को निश्चित करते हैं। और यहाँ पर बात करें जैसे कि राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में 75.07% भाग ग्रामीण जनसंख्या का है।
गाँवों में गरीबी की संख्या समस्या है मुखर है। राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित किया गया है। योजनाबद्ध विकास एवं आर्थिक उदारीकरण में ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की भारी राशि खर्च की गई है। मनरेगा इसका ज्वलंत उदाहरण है। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं इस दिशा में राजस्थान में क्रियान्वित हैं। राजस्थान सरकार ने भी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चालू कर रखे हैं। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के उद्देश्य की बात करें। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की गरीबी को दूर करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ढांचागत विकास करना, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन और ग्रामीण विषमता को दूर करना और गरीब व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को यहाँ पर बेहतर बनाना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजस्थान में ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं, जैसे केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य गरीबी को समुचित आजीविका उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे इंदिरा आवास योजना की बात करें। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू की है और 1 जनवरी 1996 से यह योजना पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र योजना है। योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण और जिला परिषदों के द्वारा किया जाता है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों का वित्तीय अनुपात 75:25 है और यह योजना पूर्ववर्ती जवाहर योजना रोजगार योजना का वृहद रूप है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में परिसंपत्ति निर्माण एवं बेरोजगारों को पूरक रोजगार उपलब्ध कराना है। मरु विकास कार्यक्रम की बात करें। 1/4/1995 से जल ग्रहण यानी वाटर शेड के तहत राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। प्रारंभ में 100% सहायता भारत सरकार की थी। 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए 75% राशि केंद्र प्रवर्तित योजना के हिस्से में उपलब्ध कराना तय किया गया और 25% राज्य राशि है वो राज्य के द्वारा वहन की जाएगी। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जल संग्रहण के आधार पर 1/4/1995 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 1999-2000 से 75% अंशदान भारत सरकार का है और 25% अंशदान राज्य सरकार का है। एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना। एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना एक केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है। 1992 से प्रारंभ होता है और बंजर भूमि की दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें। यह कार्यक्रम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से क्रियान्वित किया जा रहा है और इन सीमावर्ती जिलों में आधारभूत विकास के लिए भारत सरकार की राशि उपलब्ध कराती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा इन जिलों में सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, भेड़ और ऊन और शिक्षा, पशुपालन एवं मानव संसाधन विकास आदि विकास कार्यों को महत्व दिया गया है। सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यह पूर्णतः केंद्रीय प्रवर्तित योजना वर्ष 1992-93 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। इस योजना में सांसदों को संसदीय क्षेत्रों के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। बायोगैस कार्यक्रम की बात करें। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1981 में बायोगैस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पारस्परिक ऊर्जा न तो उपलब्ध है न ही आर्थिक रूप से उपयोगी है, ऐसे क्षेत्रों के लिए बायोगैस शुद्ध, प्रदूषण रहित और नवीन ऊर्जा स्रोत है। बंधुआ मजदूर की बात करें। बंधुआ मजदूर की खोज, मुक्ति और उनके पुनर्वास 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। मानव बंधन की इस बुराई के उन्मूलन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। बंधुआ मजदूर को मुक्त कराते ही तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा मुक्त बंधुआ मजदूर को कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाती है। यदि कृषि भूमि उपलब्ध हो तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और इंदिरा आवास योजना आदि को प्राथमिकता दी जाती है। जीवन धारा की बात करें। जीवन धारा योजना वर्ष 1995-96 तक जवाहर रोजगार योजना का ही भाग थी। वर्तमान में यह योजना अलग से क्रियान्वित है। इस योजना में लघु और सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण एवं अन्य लघु सिंचाई कार्यों हेतु 100% अनुदान दिया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें। भारत में योजनाबद्ध विकास का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है और देश में गरीबी उन्मूलन हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, जो कि भूतपूर्वी है। और
प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 जुलाई 1975 को किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी, बीमारियों और कुपोषण दूर करना है। समाज के गरीब तबकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1982 और 1986 में संशोधन किया गया है। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ है 1975 में किया गया है। वर्तमान में इसका शुभारंभ यानी क्रियान्वयन समाज के गरीब वर्गों के उत्थान और उनके आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम का गरीबी निराकरण से सीधा संबंध है। राजस्थान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरी लगन से लागू किया है। राजस्थान ने 20 सूत्री कार्यक्रम को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 प्रमुख मदें इस प्रकार हैं: संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अधिशेष भूमि का वितरण, पेयजल की सुविधा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टीकाकरण, ICDS, आंगनबाड़ी, अनुसूचित जाति के परिवारों की सहायता, अनुसूचित जनजाति के परिवारों की सहायता। इंदिरा आवास योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास, निम्न आय वर्ग के आवास, गंदी बस्ती सुधार, निजी भूमि पर वृक्षारोपण, सार्वजनिक एवं वन भूमि के अंतर्गत संग्रहित क्षेत्र और विद्युतीकृत गांव। नेक्स्ट हम देखें जैसे ऊर्जाकृत पंप सेट, उन्नत चूल्हे, बायोगैस संयंत्र। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, राजस्थान में जुलाई 2000 में विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का शुभारंभ हुआ है और यह परियोजना गरीबों के उत्थान के लिए राज्य के 7 जिले बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद और टोंक में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित राज्य के 7 जिलों में गरीबी कम करना है। राज्य योजनाओं की बात करें, अपना गांव अपना काम योजना, यह योजना जनवरी 1991 से राज्य के विकास की प्रक्रिया और स्थानीय आयोजना में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार किसी भी सामुदायिक विकास कार्य के लिए ग्रामीण दानदाताओं, गैर सरकारी संस्थाओं, सामुदायिक समूह को न्यूनतम 30% राशि जन सहयोग के रूप में देनी होती है और 50% राशि योजना के कोष से उपलब्ध कराई जाती है। यदि प्रस्तावित कार्य इस योजना में स्वीकृत योग्य होते हैं तो शेष राशि इस योजना से ही उपलब्ध कराई जाती है। जिला काम योजना की बात करें, जिलों में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और स्थानीय नियोजन और विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1991-92 से राज्य के सभी जिलों में यह योजना चलाई गई है। जिले की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिवर्ष जिले में एक विशेष प्रकृति के कार्य का चयन कर क्रियान्वित किया जाता है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, यह 100% राज्य योजना वर्ष 1999 और 2000 में लागू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विधायक प्रतिवर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यहाँ पर क्या करता है, विकास कार्यों के लिए अपने सुझाव जिला प्रमुख को देता है। डांग क्षेत्र विकास योजना की बात करें, यहाँ पर चंबल की लंबी गहरी घाटियों वाला क्षेत्र, इसकी सहायक घाटियां जैसे कि डांग क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम से योजना लागू की है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें, अलवर भरतपुर मेव आबादी वाले मेवात क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया है। वानप्रस्थ योजना की बात करें, सेवानिवृत्त लोगों की स्वैच्छिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए वानप्रस्थ योजना के नाम से एक योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान कर सकता है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली जिलों के पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में मूल आधारभूत सुविधाओं का विकास और रोजगार अवसरों का सृजन करना है। राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संचारण कार्यक्रम की बात करें, राज्य में भूमिगत जल में वृद्धि, वर्षा के पानी को संरक्षित करने हेतु एक इनोवेटिव योजना अक्टूबर 1999 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु परंपरागत जल स्टोरेज के साधन जैसे कुआं, बावड़ी, टाका, तालाब, जोहड़ा, नाड़ी आदि की मरम्मत की जाती है और प्रस्तावित कार्य में राज्य सरकार और जनता का व्यय अनुपात है 70:30 का होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्तमान में भारत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान बना चुका है। भारत ने आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 1951 से यहाँ पर योजनाबद्ध विकास का मार्ग प्रारंभ किया है और 6 दशक के योजनाबद्ध विकास में 11 पंचवर्षीय योजनाएं, 6 वार्षिक योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन है। इसकी समयावधि 1 अप्रैल 2012 से 17 तक है और इस योजनाबद्ध विकास के दौर में वर्ष 1991 से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिवेश के साथ समायोजित करने के लिए
आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई है। आज आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए 2 दशक हो चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण के कारण आज भारत की गिनती विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में होने लगी है। वैश्विक मंदी 2008 के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर बनी रही है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किंतु योजनाबद्ध विकास की तुलना में आर्थिक उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका तेजी से घट गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 56.7%, 90-91 में 34% था और आर्थिक उदारीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद और कृषि संबंध क्षेत्र का योगदान 7-8 से घट करके 19.08% रह गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका को घट गई है, किंतु कृषि पर निर्भर जनसंख्या की कमी नहीं हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.84% थी और अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका घटने का अर्थ विकास की दौड़ में कृषि के पिछड़ने से है। स्पष्ट है कि कृषि के पिछड़ने से देश की 69% ग्रामीण आबादी की माली हालत कमजोर होना है। ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है और कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी अधिक है। इससे जरूरत नहीं होने पर भी आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों के विकास के लिए सरकार ने समय समय पर कई ग्रामीण विकास रोजगार परक योजना चलाई है और यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर सत्य है, यानी ये भी सत्य है कि इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को अपेक्षित रूप से नहीं मिल सका है। भले ही आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका घट गई है, किंतु गांवों का विकास बिना भारत का विकास अधूरा है। आर्थिक उदारीकरण में योजनाबद्ध विकास की भांति ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से बल दिया गया है। ग्रामीण भारत के विकास के लिए आर्थिक उदारीकरण के दौर में मनरेगा की शुरुआत की गई है। मनरेगा आर्थिक उदारीकरण का सामाजिक दर्शन है और विशेषज्ञों की माने तो मनरेगा हरित क्रांति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों को समान सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम सिद्ध होने जा रहा है। मनरेगा की बात करें, ग्रामीण भारत के अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे नरेगा बोलते हैं, इसमें नरेगा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है और इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में की गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 2009 को 140 जयंती पर नरेगा का एक नया नामांकन किया। अब नरेगा को महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से पुकारा गया। मनरेगा की शुरुआत में देश के 200 जिलों में लागू किया गया। 2007-8 में इसका 130 और जिलों में विस्तार किया गया और मनरेगा का 1 अप्रैल 2008 में देश के सभी जिलों में यह लागू कर दी गई। मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मनरेगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है। रोजगार उपलब्ध कराने की लागत का 90% भार केंद्र सरकार वहन करता है और 10% भाग है या खर्च है वो राज्य सरकार वहन करता है। कार्य के लिए आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर ग्राम पंचायत रोजगार उपलब्ध कराएगी, अन्यथा आवेदक को बेरोजगारी भत्ते की भुगतान किया जाएगा। मनरेगा कार्यस्थल पर शिशु सदन, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता, शेड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर कार्य के वितरण के साथ साथ नागरिक सूचना बोर्ड रखा जाएगा। काम करने वाले मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज होंगे। कार्यस्थल निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। समय पर मापन सुनिश्चित किया जाएगा। मनरेगा के श्रमिकों को जननी बीमा योजना की सुरक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मनरेगा के कार्यों की बात करें, मनरेगा के अंतर्गत गांवों के विकास की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें भूमि सुधार पर जोर दिया गया है। सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण और वन संरक्षण परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। मनरेगा के कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन की प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके प्रमुख कार्य सड़क संपर्कता, बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण और जल संभरण, सूखा रोकने के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई कार्य, किसानों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई का प्रावधान और पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, भू विकास कार्य आदि हैं। मनरेगा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अनुमोदित कार्य भी सम्मिलित किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं की योजना बनाने और निगरानी और कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका होगी। जॉब कार्ड की बात करें, मनरेगा में बिना दक्षता वाला हाथ का कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को रोजगार मांगने का अधिकार है। ऐसे परिवार जॉब कार्ड के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन करते हैं। ग्राम पंचायत आवेदक की उम्र और स्थानीय निवास स्थान पर सत्यापन करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत परिवार को फोटो सहित यहाँ पर जॉब कार्ड देती है और जॉब काम के भागीदारी के प्रावधान है। बजटीय आवंटन की बात करें, मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2006-7 में मनरेगा पर 8600 करोड़ रुपए था। 8-9 में 30,000 करोड़ रुपए, 9-10 में 31,100 करोड़ रुपए,
11-12 में केंद्रीय बजट मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मनरेगा ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं से अलग है। इसमें ग्रामीण बेरोजगारों को सीधे लाभ पहुंचाया जाता है। मनरेगा से बड़ी संख्या में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है। इसके महत्व की बात करें, मनरेगा 7 वर्षों से भी कम समय में भारत के गाँवों की कायाकल्प का पर्याय बन चुकी है। इसके माध्यम से गाँवों के गरीबों को रोजगार मिलने से, ग्रामीण परिवेश में स्थायी परिसंपत्ति का सृजन होने से समूह और खुशहाली नजर आने लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनरेगा से भारत का वैश्विक मंदी 2008 से निपटने में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा से देश के करोड़ों व्यक्तियों के हाथों में पैसा आने से गांवों के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता बाजार को विस्तार मिला है। वैश्विक मंदी से शहरी क्षेत्रों में घटे रोजगार के अवसरों की भरपाई गाँवों में से मनरेगा ने की है। मनरेगा की एक बड़ी उपलब्धि ग्रामीण व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन रोकना भी है। सामाजिक अंकेक्षण की बात करें, मनरेगा के क्रियान्वयन के दौरान भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की बात भी सामने आने लगी है। इसका कारण प्रशासनिक व्यवस्था में खामी होना। मनरेगा से देश समाजवाद की ओर बढ़ रहा है और इस बात से मनरेगा का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अतः मनरेगा को भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए प्रभावी नियंत्रक एवं पारदर्शी अंकेक्षण कराने का निर्देश दिया गया है। मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक अंकेक्षण को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। सामाजिक अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोक संस्थाओं के द्वारा विकास कार्यों में उपयोग किए गए वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों संसाधनों का विस्तृत विवरण एक लोक मंच के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जाता है, और यह प्रक्रिया जनता को जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता लागू करने की छूट देकर अंतिम लाभार्थी को उसके लिए बनी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है। राजस्थान में मनरेगा की बात करें, राजस्थान में सभी जिलों में 1 अप्रैल 2008 से मनरेगा क्रियान्वयन है। मनरेगा ने राज्य के गांवों में रोजगार के नए द्वार खोले हैं। राज्य सरकार मनरेगा के कारगर क्रियान्वयन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। राज्य में मनरेगा योजना के अंतर्गत पूर्णतः प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रत्यक्ष सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है। मनरेगा के अधिक वित्तीय आवंटन को देखते हुए राज्य सरकार से लेकर के ग्राम पंचायत सदस्यता तक लेखा शाखा को मजबूत किया गया। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण रक्षा सम्मिलित है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मनरेगा से हरित राजस्थान को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई। राजस्थान में मनरेगा के द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण, वन संरक्षण, चारागाह विकास के कार्य प्रमुखता से कराए जाते हैं। सड़कों के किनारे वृक्षों की सघन श्रृंखला विकसित की जा रही है। वर्ष 2010-11 में माह दिसंबर तक 24,493.16 करोड़ रुपए व्यय करके 25.07 करोड़ रुपए मानव दिवस सृजित यहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि बजट की बात करें, राजस्थान के बजट पर चर्चा करने से पूर्व बजट से संबंधित सामान्य बातों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। बजट में दिए गए आर्थिक निर्णयों से अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित होती है। इसलिए सभी व्यक्ति हर वर्ष बजट की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। आर्थिक विकास से संबंधित निर्णय बजट से लिए जाते हैं, इसलिए बजट का अधिक महत्व होता है। चूंकि अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, राज्यों की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की घटकों से प्रभावित होती है। वर्ष 1991 से आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में गतिशील प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। वैश्विक मंदी 2008 से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसका प्रभाव सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। भारत अपनी अर्थ आवश्यकता का खनिज तेल बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से आयात करता है। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय घटकों से प्रभावित होती है। महंगाई में कभी भी उफान आ सकता है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के अनेक घटक होते हैं जिनसे संबंधित आर्थिक समस्याओं के अचानक खड़ा हो जाने से इनके समाधान के लिए निर्णय भी शीघ्रता से लिए जाते हैं। इसलिए कई बार महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय बजट से पहले ही लिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बजट में लिए गए निर्णय वित्त वर्ष की पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं होते हैं। ऐसा होने से बजट की प्रासंगिकता प्रभावित होती है। भारत का केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष सामान्यतः फरवरी माह में लोकसभा में पेश किया जाता है। कई बार देश में आम चुनाव होने और आर्थिक संकट आदि के कारण केंद्रीय बजट के स्थान पर अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है। भारत में रेलवे बहुत बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसमें केंद्र सरकार का भारी निवेश है। बड़ी संख्या में देशवासियों का रोजगार मिला हुआ है। रेलवे का अत्यधिक महत्व होने के कारण लोकसभा में रेलवे को यहाँ पर अलग से बजट दिया जाता है। रेल बजट अलग से पेश किया जाता है। केंद्र सरकार की बात ही सभी राज्य सरकारें भी अलग से यहाँ पर राज्य बजट पेश करती हैं। राज्य सरकारें सामान्यतः केंद्रीय बजट के बाद राज्य बजट पेश करती हैं। ऐसा करने से केंद्रीय आर्थिक निर्णय राज्य के लिए अपने बजट से पहले स्पष्ट हो जाते हैं। बजट के उद्देश्य की बात करें, भारत में जो उद्देश्य और विकास क्षेत्र योजनाबद्ध विकास के मुख्य केंद्र रहे हैं वे विगत वर्षों से बजट की नीतियों के रहे हैं, जैसे आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता आदि। योजनाबद्ध विकास के उद्देश्यों से उचित निष्पादन के लिए आवश्यक है कि बजट की मूल रणनीति योजना की रणनीति के अनुरूप हो।
भारत में 1991 के बाद आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में उदारीकरण की महत्ता बढ़ गई है। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के दौर में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। इसलिए उदारीकृत अर्थव्यवस्था के दौर में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। वर्तमान में बजट की नीतियों में योजनाबद्ध विकास और आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य और विकास क्षेत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। बजट के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाती है कि बजट की नीति में चालू वित्त वर्ष में घटित आर्थिक समस्या के निराकरण के कदम प्रमुखता से उठाए गए हैं। जहां तक राज्यों के बजट का सवाल है, राज्यों के बजट के उद्देश्य राज्यों के विकास को बढ़ावा देने हेतु एक साथ देश के विकास और लक्ष्यों को पोषित करने वाले होने चाहिए। कुछ यहाँ पर बजट की शब्दावली हम देखें। बजट विश्लेषण से पहले बजट से जुड़ी कुछ शब्दावली को समझना जरूरी है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, जैसे कृषि आ जाता है, उद्योग और सेवा तीनों क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। राजस्व प्राप्ति व्यय की बात करें, जब हुई आमदनी को खर्च करने से किसी तरह की अचल संपत्ति का निर्माण नहीं होता तो राजस्व प्राप्ति में सरकार को टैक्स से हुई आय सम्मिलित की जाती है, जबकि राजस्व व्यय में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, सब्सिडी, व्यय देने आदि खर्चों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजीगत प्राप्ति या व्यय की बात करें, सभी तरह की आमदनी जो किसी भी तरह की संपत्ति जैसे शेयर आदि को बेचने से या ऋण पर आने वाले ब्याज आदि को पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, जबकि किसी भी तरह की संपत्ति जैसे शेयर संपत्ति आदि खरीदने पर होने वाला खर्च या ऋण पर देय ब्याज को पूंजीगत व्यय कहते हैं। राजस्व घाटा की बात करें हम, जब वित्त वर्ष में सरकार की राजस्व आय राजस्व व्यय से कम होती है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। कायदे से राजस्व घाटा शून्य होना चाहिए। राजकोषीय घाटा की बात करें, जब सरकार की आमदनी उनके खर्चों से कम होती है तो सरकार को इस अंतर को पूरा करने के लिए पब्लिक से उधार लेना पड़ता है, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। योजना खर्च की बात करें, बजट के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले वित्त संसाधन को योजना खर्च कहा जाता है। राजस्थान के बजट की बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में केंद्र का बजट प्रस्तुत करने के पश्चात राजस्थान सरकार चालू वर्ष का अपना बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करती है। यह बजट नियमानुसार राज्य के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि वित्त मंत्री मंत्रालय का प्रभार किसी अन्य मंत्री या मुख्यमंत्री के पास धारित हो तो संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि प्रस्तुत बजट पर राज्य विधानसभा में बहस होने के पश्चात आवश्यक संशोधनों के साथ बजट बहुमत से संसद में पारित हो जाता है। पारित बजट का प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिक निदेशालय जयपुर के द्वारा प्रतिवर्ष प्रसारित किया जाता है। राजस्थान राज्य का बजट संघीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किया जाता है। राज्य के बजट में राज्य सूची के प्रावधान, आने वाले कर, गैर कर, राजस्व प्राप्तियों के प्रस्ताव होते हैं। इसके अंतर्गत भू राजस्व, स्टाम्प से पंजीयन शुल्क, मादक पदार्थ उत्पादन शुल्क, मोटर कर, वेट, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि तथा विभिन्न सेवाओं पर भी कर लगाए जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिन पर व्यय का प्रावधान राज्य बजट से किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार गैर विकास मदों पर भी खर्च करती है, जिसका उल्लेख भी बजट में होता है। सामान्यतः विकास की बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा घाटे का बजट बढ़ाया जाता है। इस घाटे की पूर्ति केंद्र सरकार एवं राज्य की जनता से ऋण लेकर की जाती है। इस ऋण पर ब्याज राशि चुकानी पड़ती है और ब्याज की अदायगी समय पर नहीं होने से ऋण अदायगी प्रतिवर्ष बढ़ी जाती है। केंद्र में गठित वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्र से राज्यों का धन हस्तांतरित किया जाता है और इस सहयोग राशि से ऋणों की अदायगी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। राज्य सरकार के द्वारा बजट के प्रावधान के अनुसार सामाजिक कल्याण की विविध योजनाएं संचालित की जाती हैं। वहीं राज्य में विकास की दर बढ़ाने से अनवरत प्रयास किए जाते हैं। प्रतिवर्ष इसी प्रक्रिया के तहत बजट कार्यवाही और विकास कार्यों का निष्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। रेल मार्गों का प्रतिशत यहाँ पर 8% हो जाएगा। राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा यहाँ पर। देखें भारत के कुल रेल मार्गों का प्रतिशत राजस्थान में कितना प्रतिशत? तो राजस्थान में 11% है, 8% नहीं है। राजस्थान में सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये 11 है सुरक्षात्मक की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो सांगानेर का है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो है भाखड़ा नांगल परियोजना, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है।
और यहाँ पर हम देश में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान पहला है यहाँ पर। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1975 में। भारत में मनरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा गांव था, वहाँ पर 2 फरवरी 2006 से ये शुरुआत होती है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। आधारभूत संरचना से रिलेटेड, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के नाम, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बड़े उद्योग, हरित राजस्थान, नरेगा का नामकरण मनरेगा में कब किया गया, और सामाजिक आकेंक्षण क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, ढांचागत आधारभूत संरचना क्या है, राजस्थान में सड़कों के प्रकार, राजस्थान रोड विजन 2025, स्रोतों का वर्णन, विशेष आर्थिक क्षेत्र पर टिप्पणी, राजस्थान की प्रमुख फसलें, मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थान में परिवहन क्षेत्र की प्रगति का वर्णन, राजस्थान का औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन, राजस्थान के अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का वर्णन, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित राजस्थान के महत्व को समझाइए, राजस्थान के बजट पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले चैप्टर में, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में लोक प्रशासन।